हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, हम ज्योग्राफी के चौथे चैप्टर के दूसरे पार्ट को लेकर आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने खाद्य फसलों के बारे में बात की थी, वाणिज्यिक फसलों के बारे में बात की थी, यह जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब बात करते हैं अखाद्य फसलें, यानी ऐसे फसलें जिन्हें हम खा तो नहीं सकते लेकिन किसी और उपयोग में कर सकते हैं, जैसे रबड़। रबड़ भूमध्य क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ठीक है बेटा। अगली है रेशेदार फसलें। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली चार मुख्य रेशेदार फसलें हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, या रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना ही क्या कहलाता है बेटा? रेशम उत्पादन कहलाता है। अब है कपास। यह एक खरीफ फसल है जिसके उत्पादन के लिए दक्कन पठार के शुष्क तर लिखा हुआ है बेटा, मैं अलग से लिख देता हूं, शुष्क तर भागों में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यानी अगर हम कपास उगाना चाहते हैं तो कपास को उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है, जो कि दक्कन के पठार में सबसे उपयुक्त मात्रा में या भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक हैं। अब जूट का प्रयोग कहां पर होता है बेटा? बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, तंतु व धागे बनाने में, गलीचे व दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में। तो आप जानते हैं जूट का प्रयोग ज्यादातर इन्हीं चीजों में होता है, दरी वरी बनाने में। अब है बेटा प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार खेती के लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या सुधार किए गए, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे विकसित हुई, समझते हैं। भारत की 60% से अधिक आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, ठीक है, सहकारिता तथा जमींदारी आदि की समाप्ति के लिए प्राथमिकता दी गई कि भाई चकबंदी की जाए, यानी मेड़बंदी की जाए, सहकारिता विभाग बनाई जाए, जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाए। 1960 और 70 में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति बेटा दूध से संबंधित है, श्वेत लिखा हुआ है ये, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीति आरंभ की गई थी। 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। संस्थागत सुधार कौन सा है? कि किसी भी कार्य के लिए संस्था बनाई जाएगी, उसका डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, और प्रौद्योगिकी सुधार यानी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कम से कम जो कीमत है सरकारी रेट रखी जाती है उनकी फसलों की, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। कितने में सरकार खरीदेगी ये भी घोषणा सरकार करती है, केवल किसानों के फायदे के लिए। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। देखिए ना, इसके हेडिंग को समझना जरूरी है कि कृषि का किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है, उत्पादन में क्या योगदान है। मेरे हिसाब से तीनों में योगदान है। कि देखिए उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए तो खेती से, और उत्पादन जिस कंपनी में होगा वो रोजगार मिलेगा, तो सब में खेती है। तो 2010 और 11 में भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 52% कर्मचारी कार्यरत थे। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। लोग खेती को छोड़ करके कंपनियों की तरफ भाग रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा, समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली। अब इस प्रणाली के दो सिस्टम है, एक है बेटा बफर स्टॉक
बफर स्टॉक लिखा हुआ है जी, बफर स्टॉक। दूसरा है बेटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस बोलते हैं। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सुनिश्चित कर दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यकताएं वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो राशन मिलता है आपको वो पीडीएस के थ्रू मिलता है। अगला पॉइंट है बेटा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य, यानी जो खाद्य सुरक्षा का नियम बनाया गया देश के द्वारा उसका उद्देश्य एक ही है, मेन उद्देश्य तो यही है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, निर्धनों को भोजन प्राप्त करने में समर्थ बनाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना। वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव, यानी पूरे देश पर के साथ साथ पूरे विश्व पर कृषि का क्या प्रभाव है उसको हम समझते हैं। वैश्वीकरण की घटना उपनिवेश काल से ही मौजूद है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो तो है ही, कई कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ रोजगार को, टेक्नोलॉजी को। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। इसे बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाना जाता है। जीन क्रांति किसे बोलते हैं कि आज आप किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी उगा सकते हैं, यानी कितनी तरह की गोभी उगाते हैं आप, कितनी तरह की मान लीजिए गेहूं करते हैं आप, कितने ब्रांड हैं, तो ये सब किसके परिणाम है, जीन क्रांति के। संकर प्रजाति प्राप्त कर रहे हैं हम बीजों की भी। आजकल कार्बनिक कृषि का अधिक प्रचलन है, क्योंकि ये उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय किसानों को सस्यावर्धन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें भी उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फसलों का भी बदलाव करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वो केवल 2 ही वीडियो में चैप्टर 4 कृषि हमारा खत्म होता है और बड़ी खुशी होती है जब चैप्टर फिनिश होता है। और इसी आशा के साथ कि आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा, चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।